अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिर्जा दरबार में आपका इस्तकबाल है। आज हम पेश कर रहे हैं आपके सामने मराठवाड़े की मशहूर शख्सियत जनाब महमूद रहमान सिद्दीकी साहब, जिन्हें तालीम का अलम बरदार कहा जाता है। आपके समाजी और मजहबी के साथ तालीमी जो है खिदमात है वो किसी से जो है मख्फी नहीं है, एक तवील सिलसिला है। आज मुलाकात करने की खास वजह 10 अक्टूबर आज आपका यौम पैदाइश है। 1946 की आपकी जो तारीख पैदाइश है। हमने मुनासिब समझा कि एक पूरी तारीख निस्फ सदी का जायजा आपके सामने पेश किया जाए। मराठवाड़े के मुसलमानों की तालीमी, समाजी और माशी सूरत हाल का जायजा लेंगे हम जनाब महमूद रहमान सिद्दीकी साहब से। आपको पूरा बताएंगे कि किस दौर से, किन हालात से, किन मरहलों से मुसलमान गुजरे थे। खास तौर से पुलिस एक्शन होने के बाद मराठवाड़े के मुसलमान जिस कसम पुलिस के आलम में थे और जो जिस दौर से गुजर रहे थे, उस वक्त में आप जो है आपने मराठवाड़े में, खास मराठवाड़े की राजधानी औरंगाबाद से निज़ाम सरकार का खास एक अहम हिस्सा करार देता था। आपने तालीम की बागडोर संभाली, आपने कई प्रोग्राम के, कई कॉन्फ्रेंसें की, आपने मुल्क की बड़ी बड़ी शख्सियात को अपने शहर में दावत दी और उनसे शहरियान को रूबरू कराया, मुसलमानों के मसाइल से उनसे दिलचस्पी ली, मोयमन कॉन्फ्रेंस की, कई तालीमी आपने कॉन्फ्रेंस से मुलाकात की और नेशनल इंटरनेशनल जो है सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंसों में आपने अपने शहर की नुमाइंदगी की। हम आपसे पहला सवाल करते हैं जनाब महमूद रहमान साहब, आपका ख़ानदानी पस मंज़र बताइए। मेरे वालिद जो है औलिया अल्लाह के सिलसिले से हैं। इनका ताल्लुक़ कागज़ीपुर से रहा है और जो हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह 1400 हजरियों के पेशमाम, उनके सिलसिले से मेरे वालिद हैं। और ये पेशे से सदर मुदर्रिस रहे। पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपनी तालीमी खिदमात में गुजारी। गवर्नमेंट सर्विस में थे, पहले निज़ाम के ज़माने में उनकी सर्विस में थे, फिर बाद में महाराष्ट्र बना, उसके अंदर फिर उन्होंने भी अपनी खिदमत अंजाम दी। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद अमीरुद्दीन अहमद सिद्दीकी। आप कितने भाई बहन हैं? उसमें आप कितने नंबर पे हैं? मेरे 2 बहनें और हम 2 भाई हैं। मेरी दोनों बहनें जो है खमरुन्निसा बेगम और शमीनुन्निसा बेगम, ये दोनों शादीशुदा थीं। अभी वो उनके शौहर जो है अभी इंतकाल कर गए हैं, वो भी इंतकाल कर गई। अभी हम सिर्फ 2 भाई हैं और दोनों भाई पेशे तदरीस से वाबस्ता रहे हैं। अब रिटायर्ड लाइफ हम लोग गुजार रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, तालीम तरबियत आपकी तालीम कहाँ तक हुई और तालीम किस सिलसिले आपने, मतलब किसी स्कूल में पढ़ा आपने? आपके मशहूर असतिज़ा कौन से थे, वो ज़रा बताइए। मेरी सबसे पहले तालीम तो अरबी तालीम, मजहबी तालीम मेरी वालदा की निगरानी में हुई और उन्होंने कुरान मजीद जो है तकमील करवाया। दूसरा जो है हम लोग प्राइमरी एजुकेशन अंगूरी बाग से हासिल किए, प्राइमरी स्कूल था वहाँ पर, उससे हासिल किए। उसके बाद चेलीपुरा हाई स्कूल, उसके बाद आज़ाद स्कूल, ऐसे अलग अलग स्कूलों में तालीम हासिल करते हुए कॉलेज की तालीम मौलाना आज़ाद मिलिन कॉलेज ऑफ साइंस से ग्रेजुएशन किया हमने और यूनिवर्सिटी से MSc, उसके बाद HD एट बॉम्बे से हमने ट्रेनिंग हासिल की। अच्छा, HD एट क्या पूरा क्या है? हायर डिप्लोमा इन एजुकेशन, जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के बराबर है। अच्छा, आपके ख़ास जो असतियात उस्ताद जो है, हिंदू मुस्लिम जो भी है, मुस्लिम, और जो आप मिलिन कॉलेज में गए, फिर इधर आप गए, वहाँ कुछ खास ऐसे लोग जो बड़े नाम और हैं, आपको फ़ख्र है कि मेरे उस्ताद रह चुके? कॉलेज लाइफ में मेरे उस्ताद रहे जो है बॉटनी के लेक्चरर रहे थे, शाहरे साहब। शाहरे, वो डॉक्टर शाहरे, वो PhD थे और बड़े काबिल इंसान थे। वो बाद में महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के जो है वो चेयरमैन बने, उसके बाद UPSC के चेयरमैन रहे वो। बिल्कुल मुझे फ़ख्र है कि मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल इतनी बड़ी ओहदे के ऊपर फायज रहे। और दूसरी चीज़ है कि स्कूल के ज़माने की जो बात है, JP सईद साहब जो थे मेरे उस्ताद, मैं उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर था। बड़े अखलाक वाले, बड़े काबिल इंसान और उर्दू की इंसाइक्लोपीडिया थे वो। इकबाल पे काफ़ी उन्हें वो था। जी हाँ। हमें ये भी याद है कि आप खेल के मैदान में भी आपने काफ़ी कारनामे अंजाम दिए और बाद में फिर आप खेल के वो इंस्ट्रक्टर भी बने। तो आपको पसंदीदा खेल कौन सा था? मेरा पसंदीदा खेल है फुटबॉल
और मैं तो ऑलराउंडर था, लेकिन फुटबॉल के अंदर जो है इंटर कॉलेज रिप्रेजेंट किया। उसके बाद ये 3-4 साल तक के यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया मैंने, मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को फुटबॉल में। और एक अच्छा स्टैंडर्ड था उस वक्त फुटबॉल का यहाँ पर औरंगाबाद का। उस दौर के नाम वो खिलाड़ी आपको जो औरंगाबाद शहर में जिन्होंने नाम कमाया या बहुत दूर तक गए, आपके ट्रेन तरबियत याफ्ता आपके हम आप साथियों में? रशीद साहब जो थे, जो ट्रेजरी ऑफिस में सर्विस करते थे, गवर्नमेंट सर्विस में थे, आप जो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी थे फुटबॉल के, और स्पोर्टिंग क्लब की जो है वो एक मेंबर थे, तो बहुत मशहूर थी। यहाँ पर ऑल इंडिया टूर्नामेंट होते थे, वो उसमें हिस्सा लेते थे। जी जी। ये आम खास ग्राउंड जो ये आपके ज़माने में कैसे था? मतलब ये जो आज मैदान बहुत मशहूर है, इसके कई नस्लों ने यहाँ पर जो है खेल की शुरुआत की है, कई नाम तो। फुटबॉल की तारीख का तो वो सबसे बड़ा मैदान है। उसके अलावा सियासी शख्सियतों के लिए, जुलूस के लिए, जलसों के लिए भी जो है वो मशहूर है। इसका नाम आम खास इस वजह से था कि तमाम लोग वहाँ एक जगह जमा होते थे और अपने मसाइल के ऊपर जो है गुफ्तगू होती थी। बड़े बड़े लीडर्स उनके बाद बयान देते थे अपने उस बारे में कि भाई कौम को क्या करना चाहिए। इसमें पंडित नेहरू भी आए, इंदिरा गांधी साहिबा भी आई यहाँ पर, उसके बाद बड़े बड़े राजीव गांधी साहब भी आए और दूसरे कई लीडर्स यहाँ पर आए। बड़े बड़े जलसे होते थे और जो है वहाँ हज़ारों की तादाद में लोग जमा होते थे। जी जी। और फिर अपने तालीम के बाद मुकम्मल करने के बाद पहला पेशा जो है आप गालिब हमें याद है कि आपने शुरुआत मोहल्ले में ही से की है। पहली अपॉइंटमेंट कहाँ पे हुई आपकी? पहली अपॉइंटमेंट मेरी आज़ाद हाई स्कूल में हुई और मैं वहीं पर तदरीस करता रहा। फिर 2 साल के बाद मैं फ़ौरन मुझे जो है जॉब चांस मिला आज़ाद कॉलेज में। मैंने वहाँ सर्विस की एज ए फिज़िकल डायरेक्टर। और उसके बाद जो है फिर जैसे देखा कि तालीम का स्टैंडर्ड गिरते जा रहा है तो मैंने वहाँ से सर्विस छोड़ दी और उसके बाद जो है मैंने अपने दौर की एजुकेशन शुरू करने के लिए काम शुरू किया। आपने महसूस किया कि असल जो है आपका मकसद था कि ख्वाब था कि मैं कौम को आगे लिया और तालीम बुलंदी पे पहुँचाऊँ, और जहाँ थे आप वहाँ घुटन महसूस कर रहे थे, आपको आज़ादी मुकम्मल नहीं थी, तो इसने कहा कि अब मैं खुद अपना एक इदारा कायम कर सकूँ। तो आपने गालिब 1982 के आसपास आपने वो इदारा शुरू किया था। उस वक्त जो है आज़ाद हाई स्कूल था, आज़ाद कॉलेज था और मल्टीपर्पज़ चेलीपुरा में था। उस वक्त आपने शुरू किया तो किन हालात से आपको गुजरना पड़ा? नहीं, यहाँ औरंगाबाद में सबसे पहला एक स्कूल था आज़ाद हाई स्कूल, और उसके बाद मोइनुल-उलूम का क़याम अमल में आया। उसके बाद 1-2 इदारे और क़ायम हुए। स्कूल बहुत कम थे, आबादी के लिहाज से नाकाफ़ी थे। उसके बाद जो है परमिशन मिलने में मुश्किलात होती थी। तो काफ़ी चीज़ों से गुजरते हुए 1981 में मैंने ट्रस्ट का क़याम किया, ट्रस्ट का, और 1983 में जो है मैंने अपने इदारा तलत हाई स्कूल और तलत प्राइमरी स्कूल की बुनियाद डाली और वहाँ पर अपना इदारा शुरू किया। बड़ी काविशों के बाद, बड़ी मुश्किलात, माशी मुश्किलात के बाद ये जो है हमने स्कूल शुरू किए और वो स्कूल की तरक्की करते करते आज इस मुकाम पर है स्कूल कि हमारे पास से हज़ारों बच्चे तालीम याफ्ता होकर निकल गए हैं। इंजीनियर बने, डॉक्टर्स बने, वकला बने, जजेस बने। ये सारी चीज़ें जो है मेरे स्कूल से बच्चे निकलने के बाद हुए। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने मकसद में जो मैं चाहता था अपनी कौम के लिए, कुछ न कुछ अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी है। ये तो तालीमी सूरत हाल हो गई उस वक्त की। मुसलमानों की उस वक्त जो है, क्योंकि प्रोजेक्शन हुआ था, लोग से उभर रहे थे। 80 का दशक था, 80 के दशक में बहुत क्रांति आ रही थी। राजीव गांधी ने जो है जो नया तत्वज्ञान, नए टेक्निकल जिक्र करें, तो उस वक्त मुसलमानों की जो है समाजी सूरत हाल क्या थी और माशी सूरत हाल क्या थी? माशी सूरत हाल तो ये थी कि औरंगाबाद में सारे मकान जो है टीन के थे, न सीमेंट कंक्रीट के मकान नज़र आते थे। बहुत माशी पस्ती थी उस वक्त, कोई कारोबार रोज़गार नहीं थे। ये जो कारोबार और ये शुरू हुए 1963 के बाद, जब डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया यहाँ पहली बार चुनकर आए, उसके बाद उन्होंने यहाँ जो है इंडस्ट्रियल एरिया क़ायम किया। उसके बाद से औरंगाबाद की आबादी बढ़ी और बाहर के लोग भी यहाँ आकर बसे। वो देखकर यहाँ के मुसलमानों में भी एक जोश और खुरोश पैदा हुआ और वो भी अपनी तालीम में तवज्जो करने की कोशिश की उन्होंने, और आज़ाद कॉलेज का क़याम उन्होंने अमल में लाया और एक जोश खरोश था मुसलमानों में कि भाई हम भी एजुकेशन हासिल करें। और उसके बाद से तरक्की का आहिस्ता 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 मुसलमानों में आगाज़ हुआ। जो कारोबार थे इस वक्त के, मतलब किसके हाथ में थे? मतलब जो है
बड़ी बड़ी दुकानें या मार्केट मंडियाँ जो वो कौन लोग कराते? बड़े बड़े जो कारोबार थे सब मारवाड़ी लोगों के हाथ में थे यहाँ औरंगाबाद में। तो वो जो है आज भी है, मगर आज भी इसमें मुसलमान शामिल हो गए हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन में। मैं चंद मुसलमानों के नाम लेना चाहूँगा जो अच्छी तरक्की करते हुए मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है। वो ये कि एक तो इब्तिसाम, जिन्होंने प्लाईवुड का बिज़नेस शुरू किया, छोटे से बिज़नेस से शुरू करते हुए आज औरंगाबाद का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है वो। इसका इब्तिसाम जूना बाज़ार में उनकी बड़ा गोडाउन है, शॉप है बड़ा। दूसरे जो है सागर होटल वाले, छोटी सी बेकरी के अंदर जो है वो काम करते थे एक टपरिया में। उसके बाद तरक्की करते करते आज उनकी 2-3 होटलें, बड़ी बड़ी शानदार होटलें उन्होंने कायम की हैं, जो आज जो है बुड्डी लैन के इलाके में, भड़कर के इलाके में है। पूरे मराठवाड़े मशहूर है, पूरे महाराष्ट्र मशहूर है। सागर कोई औरंगाबाद सागर में ना जाए तो लोग कहते हैं कि आपका दौरा मुकम्मल नहीं हो सका। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये मतलब ये जो माशी तो बात करना चाहता हूँ मैं, यहाँ BMC बैंक आई और उसको तो मालूम है कि मुसलमानों को जो है कोई लोन देता नहीं था, कोई खड़े करता नहीं था, तो BMC बैंक ने काफ़ी तब्दीली इसके अंदर पैदा की। इसमें आप कैसे देखते हैं उसको? BMC बैंक के सबसे पहले मैनेजर जनाब शमीम साहब थे काजमी। वो बड़े मुखलिस इंसान थे। उन्होंने यहाँ छोटे छोटे जो व्यापारी थे उनको और रिक्शा ड्राइवर्स वगैरह को काफ़ी लोन दिया, जिसकी वजह से जो मुसलमान बच्चे बेरोज़गार थे वो बच्चों को रोज़गार मिला। और आहिस्ता आहिस्ता वो बैंक ने बहुत ज़्यादा मुसलमानों की भी मदद तरक्की में हिस्सा लिया, जिसकी वजह से मुसलमानों की माशी हालत सुधरी। और आज भी वो बैंक जो है मुसलमानों की खिदमत अंजाम दे रही है। न सिर्फ मुसलमानों की, बल्कि उन्होंने गैर मुस्लिमों को भी करोड़ों रुपए के लोन दिए उन्होंने। बिल्कुल। मतलब BMC बैंक, आज़ाद कॉलेज, रफी ज़करिया, ये इनका बड़ा अहम रोल रहा है मतलब मराठवाड़े के मुसलमानों के उन्नति में। अगर फार्मेसी कॉलेज नहीं होता तो आज जितने डॉक्टर हम देख रहे हैं, मेडिकल देख रहे हैं, तो उसमें आज जो कुछ है मतलब वो जो है उसी के बहुत बड़ा इसमें हिस्सा है। मतलब आज़ाद कॉलेज, रफी ज़करिया के आने के बाद थोड़ी काफ़ी तब्दीली हुई है। वैसे आपका मानना है? सही है, बिल्कुल है, तरक्की हुई। दूसरी एक चीज़ जो है, मेरी जो ख्वाहिश थी बड़ी कि औरंगाबाद में एक बड़ी सोसाइटी के तहत, मुस्लिम सोसाइटी के तहत जो है एक मेडिकल कॉलेज माइनॉरिटीज़ के लिए क़ायम हो, उसके लिए कोशिश भी की मैंने। लेकिन जो है वो बदकिस्मती ये है कि औरंगाबाद में कोई ऐसा आदमी तैयार नहीं हुआ कि जो वो इस काम को अंजाम दे। पैसे का मामला तो क्या करता है? नहीं, ज़करिया साहब कर सकते। जी हाँ। ये था हमारा एक छोटा सा सिलसिला। आप बताइए कि अब मुसलमानों का इस 2020 में 2020 में जो है हम आज खड़े हैं और पूरा मुल्क का सीनियर आपके सामने है। इस वक्त मुसलमानों के लिए क्या लाहे अमल होना चाहिए? आपको तरक्की करने के लिए और माशी तौर पे खड़े रहने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है एजुकेशन। अगर मुसलमान एजुकेशन पे आ जाएं और अपने मज़हब पे सही तरीके से अगर अमल करें, सच्चाई से पूरा काम लें, तो इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं कि मुसलमान फिर से जो है अपने सुपुर्द हो सकते हैं। आखिरी सवाल जो है आपसे, तालीम बात में रह गई थी। अभी आपके तालीमी इदारे कितने हैं, वहाँ बच्चे कितने पढ़ते हैं, वहाँ असतज़ा का कितने हैं? क्योंकि ये भी बहुत बड़ा रोज़गार भी है और कौम को जोड़ने के लिए। जिस तरह ज़करिया साहब ने कॉलेज कायम किया है, उससे कई लोग, कई ख़ानदान परवान चढ़े। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल अजीम साहब का मैं भूल गया हूँ, वो भी काफ़ी आपके साथ ही मतलब थे, आपके आगे पीछे थे, काफ़ी आपका दोस्ताना भी था। तो कुछ अल्फाज जो है कुछ बताइए अब्दुल अजीम साहब के बारे में बताइए। जब मैंने यहाँ 1992 में कॉन्फ्रेंस ली, तो उस कॉन्फ्रेंस में अब्दुल अजीम साहब को सदारत की। उसका मैंने जो सोसाइटी कायम की थी, सोसाइटी नहीं कहें, तहरीक, तो वो तहरीक का नाम था माइनॉरिटी मूवमेंट फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र। उसके तहत कॉन्फ्रेंस थी जिसमें वज़रा विलासराव जी देशमुख, बाला साहब पवार, औक़ाफ़ के सदर, ये सारे लोग और MLAs, वो सब के सब उस कॉन्फ्रेंस में नेहरू भवन में हुई, उसमें शरीक थे। 750 मंदुबीन उस सोसाइटी में पूरे महाराष्ट्र से आए और हमने सर जोड़कर बैठकर जो है लाए अमल तैयार किया और 32 पॉइंट्स हमने निकाले और वो जो है हवाले किया विलासराव जी देशमुख के। विलासराव जी देशमुख ने वादा किया कि भाई हम जो है बराबर जो आप कह रहे हैं, बराबर आपकी बात सुनेंगे और बराबर काम करेंगे आपका, और हम करते आए हैं। तो ये जो चीज़ थी मुसलमानों के ताल्लुक़ से जागृति की,
वो हमने कोशिश की है घूम घूम कर मराठवाड़े के अंदर अलग अलग इलाकों में, और कहा कि स्कूल खोलो, स्कूल खोलेंगे तुम तो तुम्हारे बच्चे जो पढ़ेंगे। आज गांव में बच्चे सिर्फ आवारागर्दी करते फिरते थे, लेकिन स्कूल खोलने के बाद वो जो है स्कूलों में आए और कई सैकड़ों स्कूल खुले। उसके बाद अजीम साहब का स्कूल 1977 में कायम हुआ। अजीम साहब भी जो है समझो वो मैं चाहता था, लेकिन अजीम साहब ने वो स्कूल पहले हमसे खोल दिया, इस वजह से कुछ तवक़ुफ़ करना पड़ा हमको। और 1983 में हमने फिर अपने इदारे शुरू किए। तो हमारे पास अभी फ़िलहाल 3 प्राइमरी स्कूल चलते हैं, 2 हाई स्कूल चलते हैं, एक जूनियर कॉलेज है, उसके बाद डीएड कॉलेज है, बीएड कॉलेज है खुल्लाबाद के ऊपर। ये हमने कायम किया, और ये कायम करने के बाद कौम की खिदमत करते रहे पूरी ज़िंदगी। पूरी 40-45 साल लाइफ हमारी पूरी इसके अंदर एजुकेशन में गई। बिल्कुल। और मैं अपने काम से मुतमईन हूँ, लेकिन सिर्फ एक आदमी के काम करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस जागृति को पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोने कोने में आपको ले जाना पड़ेगा, और ये काम हमारी जो जमातें हैं वो मिलकर कर सकती हैं। आज बहुत कुछ तब्दील हो चुका है, बहुत रिच है, बराए नाम यानी चीज़ें हैं, जैसा होना चाहिए वैसा। मेरे ज़माने में प्रैक्टिकल साथ बता वही बता रहा हूँ। हमको जो हमने स्कूल पीरियड में देखे थे, बाद में कॉलेजेस में वो देखने। आप कब थे पढ़ने को? कब पढ़े आप? मैं देखो 88 की बैच थी हमारी। 88 और 90 83 में शुरू हुआ, मतलब 8 पास करके अपने आ गए थे आप? नहीं, स्कूल शुरू होने के कुछ अर्से के बाद ही समझो मैं आज़ाद कॉलेज से इधर आया, आज़ाद स्कूल से इधर आया। तो काफ़ी कुछ बहुत अच्छे असातिज़ा थे माशाल्लाह। नसरीन मैडम, रत मैडम, जफ़र साहब मैडम, ये लोगों से काफ़ी कुछ सीखने। आज असातिज़ा की बदौलत। चलिए, बहुत शुक्रिया जनाब महमूद सिद्दीकी साहब। आपने जो है बहुत कम वक्त में एक पूरा पस मंज़र मराठवाड़े के मुसलमानों का तालीमी समाजी जो सूरत हाल थी, और उस तालीमी पोजीशन क्या थी, माशी हालात क्या थे मुसलमानों के, और किन लोगों ने मुसलमानों के उत्थान में, मुसलमानों की तरक्की में कलियदी किरदार अदा किया। आपने रफ़ी ज़करिया का तज़किरा किया, आपने अजीज़ साहब का तज़किरा किया, आपने आपके उस्तादों का तज़किरा किया। तो ये यकीनन कहीं ना कहीं हमारे नौजवानों के लिए, हमारे नाज़रीन के लिए, शहर के लिए बड़ी बात है। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।